नमस्कार, वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होगी 7 मई को, यानी कल। कल हमने झंझारपुर लोकसभा सीट का विश्लेषण किया था। आज हम सुपौल और खगड़िया संसदीय क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे कि वहां का एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले लोगों का मिजाज क्या है, चुनावी माहौल क्या है। इस विश्लेषण में आज जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार और मधुबनी से जनादेश साप्ताहिक के प्रबंध संपादक और मधुबनी से लंबे समय तक प्रभात खबर के लिए ब्यूरो चीफ की भूमिका में रहे संजय झा जी। संजय जी, वर्णिका के इस मंच पर आपका सबसे पहले स्वागत है। सुपौल में चुनावी माहौल क्या है फिलहाल? संतोष जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सुपौल की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिहार के अन्य भागों से काफी अलग है। आज की डेट में भी वही एक इलाका है जो फ्लड अफेक्टेड है, पूरी तरह से अफेक्टेड है। कोसी, कमला, अधवारा समूह की तमाम नदियां, 6-7 जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो गुजरती हैं वहां से। तो कुल मिला के जो सुपौल संसदीय क्षेत्र के दायरे से लगभग आधा दर्जन से अधिक बड़ी नदियां गुजरती है और वो पारंपरिक नदियां हैं, वो गुजरती ही रही हैं और वो लंबे अरसे से रहा है। खास करके जो सुपौल की मौजूदा हालात है आज के दिन में और 20 साल पहले की हालात, तो उसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन के मामले में थोड़ा सा सुविधा बढ़ा है जरूर, लेकिन बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहिएगा बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कनेक्टिविटी अभी भी कमजोर है। बिजली जरूर पहुंची है सुदूर इलाके में, सड़कों की कनेक्टिविटी के प्रयास लगातार हो रहे हैं, कई जगह हुए हैं, लेकिन खास करके हैं कि जो इधर बनते हैं और उधर उखड़ते हैं। तो कुल मिला के अभी इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो चुनावी माहौल है उस माहौल में आपको आज शाम तक पता लग जाएगा कि पोलिंग बूथ पे जो स्टाफ पहुंचने, जो मतदान कर्मी पहुंचेंगे, उनकी क्या स्थिति होगी या वहां से क्या कमेंट निकल के आ रहा है। वो एक वास्तविकता, एक आईना होगा इस बिहार में कि आखिर सुपौल की वास्तविकता है क्या। दूसरी जो सबसे बड़ी चीजें हैं कि सुपौल, यानी सुपौल से गुजरने वाली जो सबसे प्रमुख नदियां हैं वो है कोसी और कमला। ये 2 नदियां वहां से गुजरती है। कभी आजीविका का सबसे बड़ा सहायक रूप रहा है ये दोनों नदियां। आज लेकिन एक चीज कहावत है इस इलाके में कि कमला मैया तोरे तर। कमला नदी की एक ये उनका कमला नदी की जो चरित्र है या उसकी जो प्रवृत्ति है, वो एक तरह से कहा जाता है कि वो बड़ा अंदर से काटती है और वही स्थिति है। कहीं से जो एग्रीकल्चर के पे बेस कहिएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस कहिएगा, सुपौल आज भी संतोष जी वहीं खड़ा है जहां 20 साल पहले खड़ा था। सिर्फ कहीं कहीं बिजली लगे हैं जरूर कुछ सुदूर इलाकों में। कोसी पे पुल जरूर बना है, तो कनेक्टिविटी जो मेन लाइन की थी वो जरूर बढ़ी है। कोसी इलाके में ट्रेन पहुंचने लगी है, पिछले 3-4 महीनों से ट्रेन अब जाने लगा। तो कुल मिला के कम्युनिकेशन के मामले में थोड़ी बहुत सुविधाएं बढ़ी जरूर है, लेकिन इन सुविधाओं को बढ़ने में 70 से 72 साल लग गया और अब जाके उस इलाके में बिजली, ट्रेन और सड़कें की बात हो रही है कि हमने पहुंचा दिया। तो ये एक पहलू है। दूसरी सबसे बड़ा चीज है कि लिविंग स्टैंडर्ड जितना गवर्नमेंट दावा कर रही है कि प्रति व्यक्ति आय या जो वोटर्स हैं उनके जीवनचर्या में क्या बदलाव आया है, अभी भी आप कोसी के इलाके घूमिएगा तो अंश भर महिलाएं ऐसी जरूर मिल जाएंगी जो एक कपड़े में लिपटी होती है। तो कुल मिला के अभी भी स्थिति संतोष जी वही है, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे आपको कोसी के बालू में उड़ते हुए जरूर नजर आएंगे। समस्याओं पर तो बात और हम करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल वहाँ कौन कौन, किस किस दल से कौन प्रत्याशी हैं और जातीय समीकरण क्या है और लड़ाई क्या दिख रही है? कांटे का संघर्ष है या फिर एक तरफा कुछ दिख रहा है?
देखिए संतोष जी, संघर्ष जब भी होगी चुनावी प्लेटफॉर्म पे या जब भी राजनीतिक लड़ाई होती है, तो वो कुल मिला के कांटे की ही होती है। जब तक वोटर अपना मतदान करके सील ना कर दे और उसका रिजल्ट जब तक ओपन ना हो, तो हर लड़ाई कांटे की है। लेकिन जहाँ तक सुपौल की बात है, सुपौल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कुल मिला के यहाँ अभी तक जो सीन आया है उसमें सीधी लड़ाई है जनता दल यूनाइटेड के दिलेश्वर कामत जी और आरजेडी के जो चंद्रहास जी हैं उनके बीच में सीधी टक्कर दिख रही है, क्योंकि यही दो कैंडिडेट हैं उस तरह के। बाकी एक दो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। फिर भी चुनाव है, तो इन दोनों के बीच की सीधी लड़ाई है। पहली बार सुपौल जो है कांग्रेस ने छोड़ी है। 2014-19 तक कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी वहां से चुनाव लड़ती थी। 2014 में जब मोदी की लहर थी संतोष जी, उस वक्त भी कांग्रेस ने सुपौल में अपना झंडा लहराया था। सुपौल और किशनगंज ये दो जगह इन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा था। लेकिन अब जो है जो सीन अब आ गई, ये सीट आरजेडी को मिल गया और आरजेडी ने एक तरह से कहिए कि ग्राउंड लेवल जो उनका वर्कर है, जो चंद्रहास चौपाल जी हैं, वो एकदम ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, मतलब एकदम ज़मीन स्तर से जुड़े हुए लोग हैं। स्थानीय लोग हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं और उनकी छवि जिस तरह से लोग कह रहा है, उस तरह छवि भी अच्छी है क्षेत्र के अंदर में। दिलेश्वर कामत जी के साथ उनकी सीधी लड़ाई चल रही है। तो कुल मिला के देखिए तो राजद और जनता दल यू यहाँ मजबूती से आमने-सामने में है। सुपौल संसदीय क्षेत्र बिल्कुल त्रिवेणीगंज नया क्षेत्र है। हाँ, परिसीमन आयोग की 2008 में ये सिफारिशों के अस्तित्व में आई। आधार पर 2008 में अस्तित्व में आया था ना ये क्षेत्र। जी, 2008 में ये अस्तित्व में आया था और इसी उम्मीद से इस संसदीय क्षेत्र को लाया गया था इसमें, जो ताकि जो कोसी इलाका का सबसे पिछड़ा इलाका था। संतोष जी, मैंने देखा हुआ है, मैं वर्षों से इस इलाके में रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। हमने निर्मली हमारे जुडिक्शन में रहा है, जो सुपौल संसदीय क्षेत्र का एरिया रहा, हमने काफी नजदीक से सुपौल के इलाके को देखा है, उसको कवर करने का काम किया था। हम लोगों ने बहुत जमीन स्तर पर जाकर अनुभव किया है। तो सुपौल 2008 में इसीलिए बनाया गया था ताकि कोसी के एक इलाके को माने पार्ट वाइज उसको डेवलप किया जाए और यही नेताओं की यही घोषणा थी। उस वक्त की सरकार का यही मानना था कि सुपौल को बनाने के पीछे यही एम्बिशन रहा था। तो 2008 में ये अस्तित्व में आया। उसके बाद से कांग्रेस की वहां सीधी लड़ाई होती रही है, कभी कांग्रेस जीती रही है, कभी अपोजिशन में जो भी रहे वो जीतते रहे। मतलब पहले पहले जो सांसद 2009 में जीते थे विश्व मोहन कुमार ना, जी और 2014 में जब मोदी जी की लहर थी उस समय कांग्रेस से रंजीत रंजन ने दिलेश्वर कामत को हराया, जीत गई थी, जीत गई थी। और 19 में बाजी पलट गई, दिलेश्वर कामत जीत गए और रंजीत रंजन हार गई। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। तो बहुत संक्षिप्त इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास नहीं है। और सुपौल में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 3 पर जेडीयू, निर्मली, सुपौल, त्रिवेणीगंज और 2 पर बीजेपी छातापुर और पिपरा में कब्जा जमाया था। 1 पर आरजेडी जो सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र है। यही है ना? जी, यही क्वेश्चन है अभी असेंबली का। अच्छा, तो अभी और 2019 में कामत जी को 54% वोट शेयर था। हाँ, करीब और रंजीत रंजन को 29.75 ये वोट शेयर था। और जब जातीय समीकरण की बात करें तो अति पिछड़ा व यादव बहुल क्षेत्र है ये सुपौल, जिसमें यादव, ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। और पचफोरना जिसको कहते हैं, उधर पचपनिया शायद बोलते हैं, 40 से 45% वोटर्स हैं। हाँ, तो एक अहम भूमिका निभाते हैं ये अत्यंत पिछड़ी जाति के वोटर्स। जीत और हार का जो अंतर होता है या जीत हार का जो फैसला होता है उसमें 19,17,000 वोटर्स लगभग हैं। तो कुल मिलाकर के जो अगर जातीय समीकरण की बात करें, चंद्रहास चौपाल, दिलेश्वर कामत के बीच लड़ाई है। क्या देखते हैं किस जाति, मुस्लिम, यादव,
या अत्यंत पिछड़ी? हम अत्यंत पिछड़ी की बात यदि करें, तो किस-किस जाति की बहुलता उधर है उस क्षेत्र में? और अत्यंत पिछड़ी जाति पर एक तरह से मोदी बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार क्या दरकता हुआ कुछ दिख रहा है क्या? देखिए संतोष जी, वहाँ सुपौल संसदीय क्षेत्र में जब जातीय माने कास्ट इक्वेशन के प्लेटफॉर्म पर जब आप नजर डालिएगा, तो आप यहाँ 2 चीज़ गौर करिए कि 2014 में रंजीत रंजन 3,32,000 मत पाकर वो विजय हो गई और 2019 में 3,30,000 पाकर वो हार गई। और दोनों में दिलेश्वर कामत जी उनके अगेंस्ट में रहे। तो 3,32,000 वोट लाकर उन्होंने दिलेश्वर कामत जी को हरा दिया और 3,30,000 जब रंजीत जी को आया और 5,57,000 के आसपास मुझे जितना याद है कि वो दिलेश्वर कामत जी को 2019 में आया था। तो ये एक डिफरेंसेस देख लीजिए। अब रहा कि पचमनिया में की बहुलता क्या है, अति पिछड़ों की क्या स्थिति है। आपको यहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत होगी कि लंबे समय से आप जब असेंबली का भी उस माने लोकसभा के असेंबलियों का जब आप इतिहास खंगालिएगा वहां के वोटिंग परसेंटेज का या वोटिंग ड्रॉप वोटिंग का, तो आपको ये नजर आ जाएगा और क्लियर है वहां पे कि वहां अति पिछड़ों के बीच में भी गुटबाजी है। अब वहां आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि ये बिहार का एक ऐसा इलाका है जहां धानुक और कोयडी के बीच में नहीं पड़ता है। एकदम दोनों की आमने सामने की लड़ाई रही है। चौपाल और मंडल ये लड़ते रहे हैं, त्रिवेणीगंज में भी, छातापुर में भी। अब दोनों जगह से आप देखिएगा कि दोनों छातापुर और त्रिवेणीगंज में जो जदयू और बीजेपी जो जीती है और वहां जो प्रतिपक्ष के जो विपक्ष के लोग हारे हैं, तो उनके जो वोट कैलकुलेशन को जब गौर करिएगा इसमें देखा जाएगा तो ये एक लड़ाई बड़ी अहम भूमिका रही है। वहीं आप सिंहेश्वर में देख लीजिए, सिंहेश्वर में दोनों की जब यूनिटी बनी तो सिंहेश्वर आरजेडी को मिल गया, वो वहां से चुनाव जीत गया। तो सुपौल संसदीय क्षेत्र के अंदर में ये अति पिछड़ा बहुल इलाका है और उस संसदीय क्षेत्र पे झंझारपुर का भी प्रभाव पड़ता है। झंझारपुर इलाके का जो भी इक्वेशन रहता है उसका थोड़ा बहुत छाप वहां पड़ता है क्योंकि एकदम सटा हुआ है और झंझारपुर को अति पिछड़ों का मेन गेट माना जाता है। इधर से आइए कि उधर से आइए, अगर आपको सुपौल इलाके में भी जाना हो तो झंझारपुर मेन गेट है और इधर भी आना हो अति पिछड़ों के इलाके में तो ये झंझारपुर एक मेन गेट है। तो मेन गेट जो क्रॉसिंग मेन गेट है वो सब झंझारपुर को बनाया गया है। यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और अति पिछड़ों की विभिन्न संकायों का मैं यहाँ क्योंकि कल मतदान है बहुत ज्यादा मैं यहाँ मैंने क्लेरिफाई करके नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत कैटेगोरीज यहाँ मिले हैं और इसका खामियाजा किसी न किसी दल को हर चुनाव में मिलता रहा है। क्योंकि एक स्ट्रेटजी पे यहाँ कभी हम लोगों ने नहीं देखा। हमने 2005 से बड़ा गहराई से 2000 और 2005 से बड़ा गहराई से हमने इस इलाके में इलेक्शन कवर किए हैं और हमने देखा भी है इस चीज को। तो कहिएगा कि बहुलता है तो यूनिटी की थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो वोटों में बिखराव होगा, अत्यंत पिछड़ी जाति के वोट में बिखराव इस बार संभव है? जी जी, इस बार आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दल का जो भी दावा हो, लेकिन हम लोग जिस जनरल आईक्यू से देखे हैं और हम लोगों ने जिस इलाकों को मैंने ग्राउंड लेवल ग्राउंड जीरो पे जाकर जो हम लोगों ने रीड किया है, जो अनुभव किया है, उसमें एक चीज समझ लीजिए कि सरकार के प्रति नाराजगी है और वो नाराजगी ग्रास रूट लेवल पे है और सभी किस चीज को वर्ग के लेकर मतदाता। सरकार से नाराजगी क्यों? सरकार से नाराजगी इसलिए कि सरकार से जो उम्मीदें बंधी थी, सरकार ने जिस तरह का कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को यहाँ के वोटरों ने पूरा होता तो नहीं देखा। अब कहिएगा कोसी पे रेल पुल तो आज से तो नहीं बन रहा है ना, आप किसको क्रेडिट दे दीजिएगा इसका और कैसे दे दीजिएगा? एक सेपरेट किसी व्यक्ति को तो नहीं मिल सकता है ना। राम मंदिर का मुद्दा और मोदी लहर है या नहीं उसका असर? देखिए राम मंदिर का मुद्दा और मोदी लहर दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करिए। अब यहाँ थोड़ी बहुत है कि राम मंदिर की चर्चाएं तो हैं
और मोदी लहर की बात इस बार उस तरह से संतोष जी नहीं दिख रही है जिस तरह से लोग बोल रहे हैं। मोदी जी के प्रति आक्रोश है, नहीं है ऐसी नहीं है। और ये जो लोग यहाँ बता रहे हैं कि इस तरह से री आउट कर रहा है, ऐसे होना, इस तरह की बातें नहीं हो रही है। मोदी जी के प्रति भी लोगों में आक्रोश है, जिस तरह का कमिटमेंट था, और लगातार लोग समझ रहे हैं, युवाओं में आक्रोश है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पे काम नहीं हो रहा है। तब तो एक चीज है कि राम मंदिर ने थोड़ा बहुत गुस्से को शांत जरूर किया है, क्योंकि खास करके जो हिंदू संवर्ण के लोग हैं और खास करके अपर क्लास में, अपर कास्ट में, उनमें ये है कि चलो पर जो राम को लाए हैं, अब तो इधर ये चल रहा है ना संतोष जी, तो मोदी जी तो राम को ही ले आए हैं। हम लोग तो सुनते थे कि भगवान इंसान को लाता है, लेकिन मोदी जी पहले व्यक्ति हैं भारत में जिन्होंने भगवान को धरती पे लाया, तो थोड़ा बहुत असर तो करेगा ही। सवर्ण वोटर्स का क्या रुख है? वो पूरी तरह बीजेपी के साथ इंटैक्ट है? नहीं संतोष जी, इसमें हम नहीं इस मत से राजी हैं। पूरी तरह से आप कहिएगा सवर्ण वोटर इंटैक्ट है। इस बार देखिए थोड़ा बहुत पासा पलटा हुआ हमको नजर आया है। युवाओं में थोड़ा सा आक्रोश जरूर है, इसलिए कि बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही है, लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं, और एक चपरासी का वैकेंसी बिहार के अंदर में होता है तो लाखों लाख इंजीनियर और अच्छे अच्छे डिग्रीधारी लोग जो हैं वो उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये आप कहिएगा कि बहुत सारा स्मूथ है, वो चीजें नहीं है। मोदी जी के प्रति है, लोगों में नाराजगी चल रही है, लेकिन एक वर्ग जो है सवर्ण का, खास करके ब्राह्मणों में अगर कहिए, तो उस संवर्ग में भी नाराजगी है। ऐसा थोड़ा है कि सब मोदी माने जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है ऐसा मोदी में कहीं नहीं है। और हम प्रतिदिन 10 गांव जरूर घूमते हैं अपने इलाके में, और मुझे इस तरह से नहीं, हाँ थोड़ा सा एक लहजा जरूर आता है सामने खिल के कि आखिर विकल्प कौन है। आज एक संतोष जी समझ लीजिएगा, अगर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी माने विकल्प लायक हो जाए, जैसा कि लोग कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरी जुबान है, लेकिन ये भाषा लोगों आम वोटरों का है कि अगर कांग्रेस ने थोड़ी सी स्थिति में बदलाव कर लिया होता तो मोदी जी हमको नहीं लगता है 2024 का चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति में होते। प्रभात कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दैनिक हिंदुस्तान मुजफ्फरपुर में लंबे समय तक काम किया है। कुछ आप हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं प्रभात जी? हाँ नमस्कार। मेरा ये कहना था कि मोदी जी का जो इम्पैक्ट है वो कितना खत्म हो गया ये इस चुनाव में दिख रहा है। हम इनकी बात से सहमत हैं झा साहब के कि इस चुनाव में अगर विपक्ष एकजुट होता और जो इंडिया गठबंधन की जो स्थिति थी वो अगर स्थिति बरकरार रहती तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में जो अब दुविधा है मतदाताओं के मन में कि किसकी सरकार बनेगी, या हम जो वोट दे रहे हैं, हम जो मतदान करने जा रहे हैं, हमारा मत हमारी सरकार को बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, इस दुविधा से वो सीन अलग होता अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होता, जिस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा सका और जिस कारण से भी उसमें दरार आया, जिस कारण से भी दिक्कतें हुई, और जो भी कांग्रेस या मैंने अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनके कम्युनिकेशन में जो आपस में दरार आया या जो समन्वय ठीक से नहीं बैठ सका, उसका बहुत असर मतदाताओं पर है। निश्चित तौर पर मतदाता का इस बार रुझान जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ। प्रभात जी, आप खगड़िया जो लोकसभा क्षेत्र है वहां स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। राजेश वर्मा भागलपुर से हैं, एलजेपी-आर से जो कैंडिडेट हैं, और संजय कुशवाहा स्थानीय हैं, सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट। तो एक तो ये है, वहां क्या स्थिति है? वहां कुर्मी कोयरी का फैक्टर, चिराग पासवान का फैक्टर, ये सब कुछ चल रहा था। इस बीच रेणु कुशवाहा इस्तीफा देकर आरजेडी में आई। इसी तरह चौधरी महबूब अली कैसर एलजेपी-आर से इस्तीफा देकर आरजेडी ज्वाइन किया। तो ये सब कुछ असर डालेगा क्या? देखिए खगड़िया में अंडर करेंट बहुत तेज हो गया है। जैसे जैसे मतदान नजदीक आया है वैसे वैसे विरोधियों का अंडर करेंट
काफी तेज हो गया है, धारा काफी तेजी से मतदाताओं के भीतर जगह बनाती जा रही है। आपको बता दें कि वहां भूमिहार मतदाता जो बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन एक विधानसभा है जहां संजीव कुमार विधायक हैं और वहां उनके कारण वहां पर नाराजगी पहले से भी थोड़ा एनडीए में थी और एनडीए से उनकी नाराजगी चल रही थी। वहां भूमिहार वोटरों का भी अब नाराजगी सामने आने लगा है और वहां जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार का भी फैक्टर पहुंच गया है। जो नया युग है जिसमें इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है, उस युग में कोई बातों को बहुत दिनों तक दबा नहीं रखा जा सकता। जिस तरह से एलजेपी के चिराग पासवान से रेणु कुशवाहा और अरुण कुमार का फरका हुआ और उन्होंने इस्तीफा दिया है उनकी पार्टी से, तो रेणु कुशवाहा पहले से ही काफी कारगर थी, अब अरुण कुमार भी वहां पहुंच गए हैं। वही सबसे बड़ी बात यह है कि वहां लव कुश समीकरण खगड़िया में बहुत मजबूत हो गया है। उर्मी लाख मनाने के बावजूद मुख्यमंत्री के साथ जाते दिख नहीं रहे हैं। पन्नालाल पटेल जो वहाँ एक बेदौर क्षेत्र है, वहां से वो विधायक है, उनके परिवार की बात मैं कहता हूँ कि उनके परिवार के लोगों में भी मोदी को लेकर नाराजगी है और कहीं ना कहीं कुर्मी मतदाताओं का जो दबाव बनाने की कोशिश किया गया, ये मैंने महागठबंधन के चुनाव में वो गतिविधि में हिस्सा नहीं ले, उसके उम्मीदवार को वोट नहीं दे, तो उसका एक विद्रोह होता देख वो थम गए। एक डेटा मेरे पास है, जो वोटर्स है, किस जाति का के कितने वोटर्स हैं, वो मैं चाहता हूं कि शेयर करूं। यादव वोटर्स लगभग 3.5 लाख है वहां, मुसलमान 1.5 लाख है, निषाद 1.5 लाख, कुर्मी कोयरी 2.5 लाख। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो 3 2 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 लाख हो जाता है यही। और SC ST 1.5 लाख है, तो SC ST में से भी उधर बटेगा, कुछ ना कुछ इंडिया गठबंधन की तरफ आएगा। अन्य 3 लाख है, अन्य में जो पचफोरना जिसको कहते हैं, पचपनिया कहते हैं, और सवर्ण वोटर्स 1.5 लाख है। तो अगर हम जातीय जो गणित है उसको अगर देखें तो संजय कुशवाहा भारी पड़ रहे हैं राजेश वर्मा पर। कहा जा सकता है, लेकिन आज चुनाव का दिन है, हम लोगों को किसी के पक्ष में वकालत नहीं करना चाहिए और वकालत करने के पक्ष में, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, जो गणित बता रहा है, उसमें तो संजय कुशवाहा का पक्ष काफी भारी है। वहां का जो विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है, जो 6 विधानसभा है, उसमें भी संजय कुशवाहा का पक्ष कहीं से भी कमजोर नहीं है। चार पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है, 4 विधानसभा क्षेत्र पर, 3 आरजेडी और 1 कांग्रेस और 2 पर जेडीयू। जी तो इसलिए वहां की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर महागठबंधन काफी मजबूत है, लेकिन एक तरफ साइकिल वाला है और दूसरी तरफ जो है एक लग्जरी गाड़ी पर उम्मीदवार सवार है। धनबल का प्रयोग चुनाव में होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कई तरह की ताकतें हैं और उस ताकत का क्या इस चुनाव में असर दिखेगा, ये तो आज की रात बताएगी। संजय जी, आवाज जा रही है? खगड़िया पर कुछ आपके पास इनपुट है क्या? खगड़िया को लेके कुछ इनपुट है आपके पास? नहीं, खगड़िया को लेके जो हमारे पास जो इनपुट है, थोड़ी बहुत जानकारी जो हमको मिली है, उसमें प्रभा जी से हम सहमत हैं। प्रभा जी ने फैक्ट जो वहाँ का सिचुएशन है वो उन्होंने कर रखा ही है और खगड़िया के सिचुएशन भी वही है। थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि आपने राजेश वर्मा के कहा, तो सिचुएशन इलेक्शन में होता है क्या, वो मोल्ड करता है, वो बदलते रहता है। अब किस तरह का प्रोपेगेंडा वहाँ जाएगा, कैसा माहौल बनेगा, कैसा गुब्बारा में हवा दिया जाएगा, और गुब्बारे में अगर ऑक्सीजन भरी जाएगी तो गुब्बारे उड़ेंगे, ये तो लाजमी बात है। तो हम इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, हम आज की बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। थोड़ा बहुत खगड़िया में वेट एंड वॉच
स्थिति है और करना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग को थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं संजय जी, आप बोल सकते हैं। आपको जो आपके मन में है वो बात कह सकते हैं। विचारों के लिए स्वतंत्रता है। हम लोग साथी हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और हमारा ये कहना है कि खगड़िया में इस बार जिस तरह की इनकम्बेंसी है और जिस तरह से महागठबंधन के पक्ष में गोलबंदी है, हम संभवतः हाल फिलहाल के दिनों में ऐसी गोलबंदी हम 2 जगह पिछले 19 में देखे थे, सुपौल और झंझारपुर में। इस बार वही चीज हमको लगता है कि खगड़िया में शिफ्ट होता हमको दिखता है। प्रभात जी, जी संजय जी अभी कह रहे थे कि लोगों के बीच यह चर्चा होती है कि मोदी जी का क्या विकल्प है। यह विकल्पहीनता या विकल्प की जो बातें हैं वो कितना सही है, और क्या मतलब ये नैरेटिव है, या देश में क्या मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो भी वोटिंग होती है वो पीएम के फेस पर वोटिंग होती है। उसका एक बड़ा मतलब जब से हम राजनीति को देख रहे हैं तब से हमको ऐसा लगता है कि हमेशा वोटर ये सोचता है कि जो प्रतिद्वंदी है उसका फेस कौन है। एक 77 का चुनाव था जिसमें कोई फेस नहीं था, लेकिन एक बड़ा फेस भी उस समय था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो इस बार 2024 के चुनाव में कोई लोकनायक जयप्रकाश नारायण तो है नहीं। तो इसलिए उस केस को मतदाता कहीं ना कहीं से लोकनायक जयप्रकाश जैसे चेहरा के लिए छोड़ दे कि उनका जो फैसला होगा वो देश के लिए बेहतर सोच के इस देश के लिए बेहतर प्रधानमंत्री उपलब्ध कराएंगे। तो कंफ्यूजन इसी कारण से हो गया है कि विपक्ष के पास पीएम फेस का एक संकट तो दिखता है। दूसरा कि जो भी इंडिया गठबंधन है उस इंडिया गठबंधन में जो आपसी जो शुरुआती दिन में नीतीश कुमार के लेकर हो या माने अरविंद केजरीवाल को लेकर हो या ममता बनर्जी को लेकर हो, जो क्षेत्रीय दलों के क्षेत्रीय छतरक के कारण खींचातानी हुई और कांग्रेस ने भी उतना ही खींचातानी में हिस्सा ली। वो चुप्पी मारकर तमाशा देखते रहे। उनको ये नहीं समझ में आया कि अगर इस तरह से दुराव होगा और इस तरह से गठबंधन बिगड़ेगा तो आने वाले समय में हम करीब पहुंच के मौका चूक सकते हैं। इसका अनुमान हमको लगता है कि राहुल गांधी नहीं कर सके थे, लेकिन जनता के मन में जो नरेंद्र मोदी और इस सरकार के प्रति है नकारात्मक भाव कहीं ना कहीं यह तय हो गया कि इस चुनाव में जो हम लोग फील करते थे पहले वो जमीन पर दिख रहा है, लेकिन एक पीएम फेस का संकट तो दिख रहा है। जी संजय जी, एक सवाल और आपसे कि तेजस्वी यादव की जो अपील है या जो कुछ बोल रहे हैं, सिंचाई, दवाई, कमाई, नौकरी की बात, ये तमाम चीजें कर रहे हैं, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो चीजें हैं, जो सोशल जस्टिस की बात उसमें एड्रेस किया गया है, कही गई है, वो कितना लोगों के बीच गया है, उसकी क्या चर्चा हो रही है क्षेत्र में, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की मैनिफेस्टो की? देखिए संतोष जी, कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर आरजेडी के कैंडिडेट कर रहे हैं। हालांकि जो आपने कहा कि तेजस्वी यादव की नौकरी के सवाल पे सभी वर्ग धर्मों के युवाओं पे थोड़ा जादू चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसका उनका मैंने ये एकदम होगा कि नहीं चल रहा है। युवाओं के अंदर में एक थोड़ा बहुत चूंकि इस तरह से अपने मंत्री अपने सरकार के दौरान जब वो सरकार के पास थे उन्होंने जो भी काम किया उसको काफी यहाँ व्यापक पैमाने पर ग्रासरूट लेवल पे प्रचारित कर रहे हैं और उसकी एडवर्टाइज बीजेपी के स्टाइल में इस बार उन्होंने इसको एडवर्टाइज किया। तो वो बातें गांव तक पहुंची है संतोष जी। और जो खासकर के युवा तबके के लोग हैं, जो युवाएं हैं, जो ग्रेजुएट कर गए हैं या जो ग्रेजुएशन क्रॉस कर गए हैं, जो अंडर ग्रेजुएट है, उन लोगों को लगता जरूर कि ये बंदा कुछ कर सकता है। ये सभी धर्मों में है, सभी वर्गों में है, सभी जाति के लोगों में ये चीज एक कॉमन देखने को इस बार। दूसरी चीज है तेजस्वी यादव पूरी तरह से, मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ संतोष जी,
लेकिन त्रास रूप में दिख रहा है कि बीजेपी को पहला फाइट दे रहे हैं वो। प्रभात जी, संजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। तो साथियों, दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।